राशिद भाई ने बाबर आजम को लेकर ना एक बड़ी टेक्निकल बात किया और राशिद भाई की बात में वजन तो है। अब राशिद भाई कहते क्या हैं? राशिद भाई ये कहते हैं कि देखो, अगर बाबर आजम ने, जिसने हज़ारों की तादाद में हज़ारों रन्स किए हुए हैं, अगर वो टीम में जगह नहीं बना पा रहा या वो टीम में नहीं है, तो टीम में जगह फिर सलमान अली आगा की भी नहीं बनती, जिनकी सिर्फ 3 50s हैं। ये बात T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिलेटेड हो रही है, क्योंकि बाबर आजम का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट को ही लेकर हो रहा है। ओडीआई क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में तो मतलब एक होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, तो मतलब आपको ना ख्याल भी नहीं गुजरना चाहिए। ये वो वाला हिसाब है बाबर आजम को लेकर, द लॉन्गर टू फॉर्मेट्स। अब मेरे नज़दीक ना बाबर आजम का सलमान अली आगा के साथ कंपैरिजन, ये टेक्निकली बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट है। भाड़ में गया जो मर्जी फॉर्मेट हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग सैंपल साइज ही नहीं बनता ना। बाबर आजम 2016 का डेब्यू है T20 इंटरनेशनल में, सलमान अली आगा का नवंबर 2024 का है। बाबर आजम के 100+ मैचेस हैं, सलमान के टोटल 20 मैचेस हैं। इनिंग्स के हिसाब से करें तो वो भी कम है। बाबर आजम 2016 से 2024 128 मैचेस, 121 इनिंग्स, टोटल नंबर ऑफ रन्स 4223, ठीक। बैटिंग एवरेज 39.8, ऑलमोस्ट 40, स्ट्राइक रेट 129.2, 300, 36 50s। कम्स सलमान अली आगा 20 मैचेस, 18 इनिंग्स, 380 रन, 56 हाईएस्ट, 27.14 की बैटिंग एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट, 350s। तो ये तो सैंपल साइज ही दोनों का नहीं बनता। अच्छा, बाबर आजम का अगर 50s के हिसाब से देखा जाए ना, तो बाबर आजम की रिसेंटली जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में कुछ इनिंग्स खेली, एक आधी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें बाबर आजम ने, जिसे कहते हैं ना, एक डिसेंट, बहुत जिसे कहते हैं वो सैवेज किस्म का तो नहीं, बट एक डिसेंट स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। सलमान अली आगा और बाबर आजम एक साथ टीम में नहीं हो सकते, ये मेन प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है, इनमें से कोई एक ही टीम में हो सकता है, या तो सलमान अली आगा रहेगा या बाबर आजम आएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों जो है ना, वो इन अ वे के आप उनको एंकर प्लेयर्स कह सकते हैं या एंकर बैटर कह सकते हैं। सलमान अली आगा ने ना इन रिसेंट टाइम्स, अब आप देखें कि जैसे उसने एक 38 किया वेस्ट इंडीज़ में, फ्लोरिडा में, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट फ्लोरिडा में, वो 115 के रन रेट से है, वो विकेट ऐसी थी। अगर मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाऊँ ना, जहाँ पर रिलेटिवली थोड़ी बेहतर विकेट्स हैं, तो एक मैच में उसने 19 किया 158 के स्ट्राइक रेट के साथ, फिर 2 ऊपर 50s हैं, एक 164 130 के स्ट्राइक रेट्स के साथ 2, फिर ऊपर भी एक 50 है 164 के स्ट्राइक रेट के साथ, फिर एक 46 है 164 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो आपको क्लियर कट पता लग जाता है कि यार इसका ना 19-20 चल रहा है अभी, ये ट्रांजिशनल स्पेस में है सलमान अली आगा, क्योंकि इसको अभी T20 में लेकर आए हैं। तो टेक्निकली तो T20 भी इसके आगा के बैटिंग स्टाइल के हिसाब से फॉर्मेट नहीं है, जो साफ सी बात है वो है। टेक्निकली सलमान अली आगा भी T20 इंटरनेशनल में बनता नहीं है, लेकिन चूंकि वो उसको आपने कप्तान बनाया है और वो कप्तानी अच्छी कर रहा है, वो कप्तानी बुरी नहीं कर रहा, तो और डेफिनेटली अब उसने, आपको लगेगा कि बांग्लादेश में तो हम सीरीज़ हार गए, हाँ बिल्कुल हार गए, लेकिन वो विकेट्स भी तो देखें, आपको उससे थोड़ी सी बेहतर विकेट मिली, आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीत गए। अभी आपने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, वहाँ पर भी माशाल्लाह से जिस किस्म की विकेट्स होंगी आप देखना, एशिया कप में जिस किस्म की विकेट्स होंगी आप वो देखना। तो टेक्निकली ना वो एक बांग्लादेश की लाहौर वाली तगड़ी विकेटें मिली हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। बाकी तो अभी तक हम जो है ना, वो उन विकेटों के ऊपर खेल रहे हैं जहाँ पर स्पिनर्स आकर पकड़ लेते हैं, और आपने देखा भी है। खैर बांग्लादेश का तो वहाँ तो सीमर भी वो, क्योंकि अपनी विकेटों के वादी हो गए हैं, वो कटर शटर और ये वो। तो सलमान अली आगा का ना अभी वो जिसे कहते हैं ना फट्टा विकेटें, उनके ऊपर उस तरीके से टेस्ट हुआ नहीं है, ना बैटिंग का ना कप्तानी का। एक चीज़ तो ये है, ऊपर से हैं दोनों एंकर प्लेयर्स, तो सलमान अली आगा का भी देखना पड़ेगा कि भाई ये मिडिल ऑर्डर में आगे चलकर कप्तानी करने के साथ साथ बैटिंग कैसी करता है। इसका सैंपल साइज़ बहुत छोटा है कि आप इसे जाकर बाबर आजम के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें। ये मेरे ख्याल में इनजस्टिस है, सलमान के साथ इनजस्टिस है, बाबर के साथ ये डिसरिस्पेक्ट करने का मामला है मेरे नज़दीक।
बाबर आजम का और सलमान अली आगा का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि भाई दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों अगर एक साथ होते हैं तो फिर ये बेसिकली वही बाबर रिजवान वाला चक्कर बन जाएगा जो कि आपने T20 में पीछे देखा। ठीक है, वो जब तक तो उस टाइप की T20 क्रिकेट थी ना, मैनेज हो ही जाती थी चीज़ें। बाबर और रिजवान का सारा कुछ जो है ना, वो जिसे कहते हैं मैनेजेबल था। सिर्फ एक चीज़ और हो जाती कि पाकिस्तान मैचेस जीतता। पाकिस्तान 20-30 मैचेस आ रहा था। तो फिर आप खुद इन रिसेंट ईयर्स, तो फिर जब मैचेस हो नहीं, जीत नहीं पा रहे, फिर वो स्लो स्ट्राइक रेट्स के साथ ऊपर से फिर इधर से स्टेटमेंट्स के ऊपर से प्रेशर आ जाता है नीचे वाले बैटर्स के ऊपर कि वो टाइम ठीक ठाक ले लेते हैं हमारे ओपनर्स। वो ऑब्वियसली बाबर रिजवान के बारे में बात हो रही थी क्योंकि वो दोनों एंकर इनिंग्स खेलते थे। तो वहाँ से ना फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो वही चीज़ आई रियली डोंट थिंक सो ये जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, PCB है, वो वही चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो अगर बाबर आता है तो फिर डेफिनेटली बाबर आजम को भी हिसाब किताब, उसे तभी तो कहा गया कि आप चेंज करें, आप जिसे कहते हैं पावर हिटिंग की तरफ आएँ, क्योंकि अब आप सलमान अली आगा को तो साइड पे नहीं कर सकते इस मौके के ऊपर, क्योंकि आपके पास सैंपल साइज़ ही बहुत कम है, उसकी बैटिंग का भी उसकी कप्तानी का भी, तो आपको थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। बाबर आजम को आपने कह दिया कि अगर आप टीम में आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा पावर हिटिंग का। तो आपको आइडिया हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट ना बेसिकली ये वही चीज़ बाबर आजम के साथ रिपीट हो रही है जो बाबर आजम के साथ उनकी कप्तानी में चल रहा था, कि बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम को कहते हैं ठीक है तुम जैसे खेल रहे हो खेलो, वो बाकियों को कहा जाता था उठाओ गेम को। समझ रहे हैं आप? बाबर आजम तो अपने हिसाब किताब में ही अपनी कप्तानी में बैटिंग करता रहा है। तो वहाँ पर इसलिए मैं कहता हूँ ना कि वो बाबर आजम के पास पीक टाइम था कि बाबर आजम ना ये जो चीज़ें अब बाबर आजम को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है ना, 2020, 21, 22 आइडियल टाइम पीरियड था बाबर आजम के लिए वो सारी चीज़ें डेवलप करने का। बाबर आजम ने नहीं किया, वो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। उसको लगा हो सकता है कि मेरी बैटिंग ख़राब हो जाएगी अगर मैं इस तरह अन्नेबाज जाता हूँ मारने धाड़ने। हो सकता है उसको कहा गया हो कि नहीं भाई तू ठीक खेल रहा है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ चेंज करने की। बाबर आजम ने कहा ठीक है फिर मैं नहीं करता कुछ भी चेंज। यू नेवर नो, सारा मलबा बाबर आजम पर भी तो नहीं डाला जा सकता ना, कुछ और भी तो मशवरा देने वाले भी तो 100 लोग होते हैं। तो एक ये भी चीज़ है। तो एट द मोमेंट बाबर आजम आप यूँ समझें कि एज ए बैट्समैन वही चीज़ फेस कर रहा है जो बाबर आजम की कप्तानी के टेन्योर में बाकियों को फेस करना पड़ता था। कि अब वो बाबर को कुछ नहीं कहा जाता था कि आप अपनी बैटिंग को एज इट इज़ कंटिन्यू रखें, बाकियों को कहा जाता था कि मार धाड़ करो, चुको अपनी गेम को, स्ट्राइक रेट्स को। तो अब बाबर की कप्तानी चली गई है तो अब सलमान अली आगा के साथ सेम सीन है कि उसको मतलब उसकी बैटिंग शैटिंग ठीक है भाई आप करें, बीच में एंकर अगर आपको करना पड़ता है। तो बाबर और बाकियों को कहा जा रहा है कि आप मार धाड़ करें, और बाकियों की गेम में फिर चेंज आया भी है, आपके सामने है। वो असल में बाबर का थोड़ा सा प्रॉब्लम एक ये भी था कि बाबर वॉज दी टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मतलब ओपनिंग, ठीक है। तो सलमान अली आगा को एक एडवांटेज है कि उसने मिडिल ऑर्डर में आना होता है। तो ऊपर तले जब जैसे ये फरहान हिटिंग कर रहा है, साइम कर रहा है, हारिस कर रहा है, फ़खर कर रहा है, ये चार जो ऊपर नीचे हिटिंग करते हैं, साथ में हसन 5, तो सलमान अली आगा की ज़िंदगी जिंगालाल है। अगर आप टेक्निकली देखें उसके इर्द गिर्द 4-5 कुलाड़े किस्म के बैट्समैन हैं। बीच में वो खुद भी जिसे कहते हैं रना बॉल तो पूरी कोशिश करता है, बीच में आउट बाउंड्रीज भी लगा लेता है। तो वो जिसे कहते हैं वो खुद भी हिलजुल करने की कोशिशें कर रहा होता है। तो उसके लिए ना सिनेरियो पिक्चर परफेक्ट है। तो राशिद भाई की बात टेक्निकली तो ठीक है, बट ये पाकिस्तान की क्रिकेट पे ठीक नहीं बैठती। उसकी रीज़न मैंने भी आपको बता दी है। आई रियली होप कि आपको आइडिया हो गया हो कि मैं आप तक क्या बात कन्वे करना चाह रहा था। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।